गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली जो हम विजन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, जो हम डेली 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विजन के, सिर्फ 5 क्वेश्चन विजन के ही नहीं. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 5 क्वेश्चन फ्रॉम द इनसाइट करंट अफेयर क्विज. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 5 क्वेश्चन जो डेली क्विज आती है. और आज का जो क्विज का टॉपिक है डेट इज रिलेटेड द एनवायरनमेंट सेक्शन है. That is quite interesting. At the same point of time some static GK quiz map based question and ecology and agriculture को फोकस करते हुए हम ये पूरा सेशन तैयार करते हैं. तो वैसे मैं इसमें से खुद कुछ नहीं कम करती हूँ, बल्कि जो भी रिलेटेड विजन से, इनसाइट से, फोरम से, तीनों को मिला के ही ये कंबाइन डिस्कस किया जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टी प्लांटेशन इन इंडिया. पहली बात तो टी प्लांटेशन की कंडीशन क्या होती है, इसको प्लांट करने की. पहली बात तो हाई एल्टीट्यूड, हाई लैटीट्यूड कहीं पे भी किया जा सकता है. हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो जैसे ब्रिटेन वगैरह हुआ जो हाई लैटीट्यूड पे कंट्रीज़ पाई जाती हैं, लेकिन ड्राई कंडीशन इसके साथ में होनी चाहिए. नंबर सेकंड थिंग. नंबर थर्ड थिंग इज़ डैट कि जो सॉइल है, सॉइल माउंटेनियन टाइप होनी चाहिए. एंड हिली जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है टी प्लांटेशन के लिए. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं. हिली एरिया जो वेल ड्रेन्ड अगर सॉइल हो तो टी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है. सेकंड में बोला गया ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाई जा सकती है. अगर आपको पता हो कि लैटीट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड कहाँ पे होते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द ऋग्वैदिक एज. ऋग्वैदिक एज की जब हम टाइम पीरियड की बात करें तो ऐसा माना जाता है ऋग्वैदिक पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द 600 BC से स्टार्ट हो गया था. एंड इसमें क्या होता था कि जो, चलो हम अलग अलग पैमाने पे इसको डिस्कस करते हैं. उसकी सोशल स्ट्रक्चर में ये था कि वीमेन एंड मैन की जो इनइक्वालिटी थी वो बहुत कम थी, मिनिमम थी. मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी वीमेन की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बात करें गरीबी अमीरी की तो जो 4 वर्ग है, 4 वर्ण सिस्टम है, ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं था. कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा प्रिवलेंट नहीं था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. बात कर ले इकोनॉमी की. इकोनॉमी किस तरीके से चलती थी. इकोनॉमी जो है, देखो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड टैक्स सिस्टम नहीं होता था. जो भी टैक्स सिस्टम दिया जाता उसको बाली बोला जाता था. देखो अगर मैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एक्टिविटी आई जस्ट गिव इन द फॉर्म ऑफ द चैरिटी की फॉर्म में दे दी थी. उसी से उसका खर्चा चलता था. कह सकते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज एग्जिस्ट इन इंडिया. एक सोशल हो गया. पॉलिटी स्ट्रक्चर जो है कोई स्टैंडर्डाइज अथॉरिटी नहीं थी जिस तरीके से महाजनपदाज में हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. बस ये कह सकते हैं कि थोड़ा कलर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश था. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सोसाइटी दैट एग्जिस्ट इन द वैदिक पीरियड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये हो गया इनका सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वैदिक पीरियड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ओके, लेट्स सी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया किन जो है बेसिस था सोशल स्ट्रक्चर का, क्या ये सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर. नंबर सेकंड, मेटल वर्क जो है नोन था. पीपल उस वक्त के जो काम करते थे, क्या उनको मेटल वर्क का पता था. नंबर थर्ड, कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है डोमिनेंट फीचर था. इज इट. नंबर फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ डोमेस्टिक स्लेव जो है क्या वहाँ पे थे. तब को बताना कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट पे बताना है आपको कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूँ, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. भीमराव अम्बेडकर ने बोला था पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तो मिला के कंसाइंस बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. बिकॉज इट इज़ द वेरी बेसिक एंड इट गिव द पावर टू द कॉमन पीपल सो डैट इट कैन रेज वॉइस अगेंस्ट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट इन द और लोकसभा मेक सेंस हेयर एनीवे. एंड तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में. एंड बात करें हम पार्ट 3 की, नहीं पार्ट 3 में जो आर्टिकल 19 आता है उसकी बात कर ले रहे हैं कि ये आर्टिकल ऐसा है जो आर्टिकल 358 जब हमारा इमरजेंसी लगता है तो ये अपने आप ही डिमोलिश हो जाता है. इसको जो है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं है कि आई एम रियली सॉरी यार, लेट फॉरगेट द होल स्टेटमेंट. तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं. दे आर मीन फॉर द प्रिवेंटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूलर इन द कंट्री. इज इट. नंबर सेकंड, जो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट. ऐसा हो सकता है क्या कि कोई पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को चेंज या अमेंड ना कर सकें. तो आप अपना आंसर बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत कंज्यूमर CPI एंड इन्फ्लेशन इंडिकेटर के बारे में बताया गया है. CPI क्या है. CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर तो फुल फॉर्म है. इसका जो बेस ईयर 2012 से लेकर चलते हैं हम इसको 2011-12 बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एग्जिस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये हो गया हमारा CPI का रीज़न. और ये होता क्या है, ये जो भी हमारा यहाँ पे महंगाई है उसको नापने का काम करते हैं. इसकी वजह से जितने भी DA हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को वो इशू किए जाते हैं.
सेकंड पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडिकेटर का मतलब ये होता है, जब इसे एक्सप्लेनेशन दी जाएगी तब बताया जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वाइल सीपीआई डज। मतलब क्या है कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है, देखो जीडीपी डिफ्लेटर एक अलग टर्म है। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी अगर आप इसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दो तो ये जीडीपी डिफ्लेटर बन जाता है। इट मीन दैट द चेंज डिफ्लेटर इज़ द टाइप ऑफ अ चेंज, इट इज़ द टाइप ऑफ अ कंपैरिजन नंबर इन विच द, वैसे हम 100 लेके चलते हैं जिसमें कि अगर हम माइनस कर दें इन्फ्लेशन को तो वो रियल जीडीपी बन जाता है एंड जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो वो जीडीपी डिफ्लेटर है। समझ में आया? मतलब क्या है, नॉमिनल में जिसमें अगर नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन जो है रियल जीडीपी हो जाएगा एंड और जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल अपॉन में रियल जीडीपी। तो ये है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। अगर हम बात करें जो जीडीपी डिफ्लेटर है डज नॉट इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ द इंपोर्टेड गुड। देखो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस तो किस तरीके से, क्योंकि ये तो हमारी जीडीपी है। जीडीपी इज़ द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया। नंबर सेकंड, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स ब्रोक्ड सोलली बाय द गवर्नमेंट विल शोन अप इन द सीपीआई बट नॉट इन द जीडीपी डिफ्लेटर। इट मीन दैट द जो भी इंक्रीज अगर प्राइस का होता है गुड्स ब्रोक्ड सोलली बाय द गवर्नमेंट विल शो अप इन द, मतलब कि जो गवर्नमेंट इंटेंशनली प्राइस गुड्स का बढ़ा देती है या घटा देती है तो सिर्फ सीपीआई में ही शो होता है, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं होता है। देखो गवर्नमेंट अपनी है, गवर्नमेंट अपनी कंट्री की है तो जीडीपी डिफ्लेटर में तो वैसे भी शो होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ये गलत होगा एंड फर्स्ट इज राइट। ओके, आई एम रियली सॉरी, अभी नहीं बताना था तो अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करेक्टली पूछा हुआ है, कौन सा करेक्ट नहीं है। करेक्ट ना होने की बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग पे है। चाइल्ड वेस्टिंग जो है कि अगर चिल्ड्रन का लो हाइट है एज पर देयर एज, क्या वो वेस्टिंग है? स्टंटिंग की बात करें तो लो वेस्ट है फॉर देयर हाइट एंड अंडर न्यूट्रिशमेंट है अगर उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशनल इंटेक नहीं मिल रहा है तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। बात करें वेस्टिंग की तो ये क्या होता है कि लो वेट होता है एज पर देयर हाइट है। वेस्ट को किस तरीके से याद कर सकते हैं कि कमर जो है बहुत पतली है, पतली होने का मतलब ये लो वेट है एज पर देयर हाइट। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि उसकी हाइट जो है, चिल्ड्रन हैविंग लो हाइट एज पर देयर एज, जो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा फेस करती है। सबसे ज़्यादा फेस जो करने वाली है तो चाइल्ड स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, नोट करेक्ट बताना है। ओके, बात कर ले रहे हैं टी प्लांटेशन की। टी प्लांटेशन यस, हिली एरिया में वेल ड्रेन्ड सोयल अगर मिल जाए तो टी कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा है। इट इज कल्टिवेटेड इन बहुत ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ट्री ग्रोन ओवर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिली एरिया, वेल ड्रेन्ड सोयल इन ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स ऑल्सो। ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, सब हिमालयन रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे दार्जिलिंग हो गया, जलपैगुड़ी हो गया, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट, नीलगिरी एंड कार्डामम हिल वेस्टर्न घाट एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्री प्लांटेशन एरिया। वेस्ट बंगाल तमिलनाडु जो लीडिंग प्रोड्यूसर हमारे टी के एंड तो सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन कहाँ पे होगी तो वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं, आई एम रियली सॉरी, असम इज़ द करेक्ट आंसर, देन आई थिंक वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के बारे में ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑथोरिटी, यस ये सही है। पार्लियामेंट यस चेंज कर सकती है फंडामेंटल, और इन्होंने जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पार्ट दे रखे पार्लियामेंट के, वो चेंज कर सकता है कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर का नहीं करना चाहिए। बात कर ले फर्स्ट स्टेटमेंट की, फंडामेंटल राइट आर मेड फॉर द प्रोमोटिंग ऑफ द आइडियल for political democracy. They prevent the establishment of authority and despotic rule in the country and prevent the liberties and freedom of the people against the invasion of the state. They operate as the, okay, that is the thing. Yes. Second is not correct because they are not a synchronous or permanent and they can be curtailed and but the basic structure as per the Kesavananda Bharati case does not change. That is the main indicator. Okay, बात करें CPI के GDP डिफ्लेटर, मैंने बता ही दिया था क्या डिफरेंस। तो फर्स्ट सही था, सेकंड गलत था। आई गिव द रीजन ऑल्सो, यू कैन सी हेयर। जीडीपी डिफ्लेटर जो है लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं। लाइक द सीपीआई, द जीडीपी डिफ्लेटर इज मेजर द प्राइस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक बेस ईयर। जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ द बेस ईयर इज इक्वल टू 100 एंड डिफरेंसेस क्या है सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड बास्केट दो। तो मतलब जो है जीडीपी डिफ्लेटर जो है इसकी कोई फिक्स बास्केट नहीं है जैसे तरीके सीपीआई में होती है। एंड जीडीपी डिफ्लेटर इज अलाउड टू चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये चेंज होता रहता है विद पीपल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट पैरामीटर। जो गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स विच आर प्रोड्यूस इन अ कंट्री। जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो सीपीआई में इतना सारा जो सिर्फ ब्रैकेट की चीज़ जो है, बकेट की चीज़ जो है जिसमें सीपीआई को मापने का पैमाना है सभी गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको जो हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में सब चीज़ ऐड होता है। सीपीआई डज
एक मिनट, CPI इंक्लूड प्राइजेज ऑफ गुड एज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, हेंस इट इंक्लूड प्राइजेज ऑफ इम्पोर्ट गुड्स. GDP डिक्लेरेटर डज नॉट इंक्लूड प्राइजेज ऑफ इम्पोर्टेड गुड, thus an increase in the price of the good bought by firm or the government will show up in the CDP deflator but not in the CPI. This statement is correct and statement is not correct. The vague are the constant in the CPI but differ according to the production each of the good. मतलब कि गुड GDP जो है बहुत ज़्यादा फ्लैक्स, GDP डिफ्लेटर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू CPI, बट CPI का पैमाना बहुत अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट गुड को वो ऐड करता है. ओके, बात कर ले चाइल्ड वेस्टिंग. इनकरेक्ट बताना था तो स्टंटिंग का मैंने बताया, वेस्टिंग का बताया था कि उसकी कमर बहुत ज़्यादा पतली रह गई है, हाइट के हिसाब से उसकी वेट कम है, लो वेट है फॉर देयर हाइट. तो वेस्टिंग का ये भी गलत है, ये इस तरीके से सही हो सकता है. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट. अंडर न्यूट्रिशमेंट ये उनको न्यूट्रिशनल इंटेक नहीं मिल रहा है. वाइट इज इन न्यूज़ बिकॉज चाइल्ड वेस्टिंग इज डिफाइंड एज द इंस्टेंस ऑफ हैविंग लो वेट. सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, यू कैन रीड इट. बात कर ले 5 क्वेश्चन को, जो मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. 5 क्विज के क्वेश्चन है डेट इज रिलेटेड टू द इकोलॉजी सेशन. जो पहले स्टेटमेंट बोला गया, एनर्जी पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट एंड नैरो टू द टॉप. ओके, क्या हमारा जो एनर्जी पिरामिड हमेशा इस तरीके से होता है? बिकॉज द 10% लॉज दैट आर फॉर्मुलेटेड टू मेक द टू पास ऑन द एनर्जी, 10% ही जो है पास हो पाती है, 90% वेस्ट हो जाती है. द बायोमास इन द अपर एटमोस्फेरिक और द नेक्स्ट है द बायोमास इन द अपर ट्रॉपिकल लेवल इज जनरली वेरी हाई एज कम्पेयर टू द लोअर. जो बायोमास है हाइयर है कि यहाँ पे हाइयर ट्रॉपिकल लेवल में. इज इट, जब हमारी एनर्जी बहुत कम पहुँच रही है तो बायोमास भी तो कहीं ना कहीं कम होता है, वो भी 10% रूल के हिसाब से चलता है, तो ये भी गलत है. ओके, यू कैन सी हेयर किस तरीके से हमारा डिकम्पोजर, किस तरीके से एनर्जी पैरामीटर चलता है. लेट्स सी एक्सप्लेनेशन देख ले. ईच हाइयर ट्रॉपिकल लेवल रिसीव फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बहुत, लेकिन हाइयर लेवल पे बायोमास बहुत कम पहुँचता है. बात करें किस तरीके से हमारा सन से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 था तो यहाँ पे 101% 0.1% यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में. मेडिटेरियन फॉरेस्ट फाउंड ओनली दोज कंट्रीज जो मेडिटेरियन एरिया में बॉर्डर करते हैं. इज इट, आपको लगता है? नंबर सेकंड, दे हैव अ थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपीरेशन. मतलब क्या कि उसमें थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव होता है ताकि ट्रांसपीरेशन को रोका जा सके. मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो है ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टिवेशन बहुत अच्छा होता है. तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही है? तो सेकंड एंड थर्ड सही है कि मेडिटेरियन, ये भी वैसे गलत लग रहा है. मेडिटेरियन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरिया अराउंड मेडिटेरियन सी, सेंट्रल चिली, सदर्न वेस्टर्न USA, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में ये पाए जाते हैं. एंड आई थिंक ये वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादातर पाया जा रहा है. ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक मेडिटेरियन टीज अडेप्ट दमसेल्फ टू ड्राई समर. सबसे अच्छी बात इस मेडिटेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट की है कि ड्राई समर रहती है एंड विंटर जो है, विंटर में बारिश आती है. विंटर में बारिश आती है तो यहाँ पे जो सिट्रस फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा होता है. सिट्रस फ्रूट सच एज मैंगोज, फिग्स, ऑलिव एंड ग्रेप आर मोस्टली कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर. ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रूट कल्टिवेशन. एंड यहाँ पे शिम्पेन, ये बहुत ज़्यादा दारू वगैरह यहाँ से ही बनकर आती है. बात करें ऑयल स्पिल जो है बायो रेमेडिएशन में कौन कौन से हेल्प कर सकते हैं. बायो रेमेडिएशन का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी बायो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द मिनरल, पहले तो मिनरल हो गया या फिर जो जैसे ऑयल स्पिल जैसी प्रॉब्लम हो गया, ये जब हम यूज़ करते हैं बायो ऑर्गेनिज्म को टू एक्सट्रैक्ट दीज थिंग्स सो डैट दीज कैन बी यूटिलाइज, तो वो सफाई किया जा सके, तो हम उसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन. तो कौन कौन हेल्प कर सकते हैं? तो यस, आर क्या कर सकते हैं? प्लांट, बैक्टीरिया, अलगा, फंगस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो पाँचों पैक के पाँचों यहाँ पे सही है. बायो रेमेडी टू यूज़ और द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट टू मोबिलाइज, मेटाबोलाइज एंड रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज. दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द बायोकेमिकल एंड फिजिकल एफिनिटी टू हाइड्रोजन, कार्बन, अदर पॉल्यूटेंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है. जो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है कि जो पानी में वहाँ पे बायोलॉजिकल एजेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाए. एंड जिसकी वजह से पानी में अगर घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो लिविंग बीइंग है जैसे फ़िश हो गया या फिर टोटवाइज हो गया या फिर बिग फिशेस, वेल, शार्क, डॉल्फिन, सी हॉर्सेस, कोरल रीफ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पे, तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन मैटर अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया इज इट, हायर कुड बी द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर. तो ये रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल. ये दोनों के दोनों यहाँ पे सही है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना यूज़ किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पैरामीटर कहा जा सकता है कि इंडेक्स टू एक्सेस द कितना इफेक्टिवली डिस्चार्ज वेस्ट वाटर का वहाँ पे हो रहा है. हायर द BOD वैल्यू द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द फूड अवेलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओशन एसिडिफिकेशन के ऊपर ये लार्जली अकर होता है ड्यू टू द ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब ये होता है
देखो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन, पहली बात तो ये ओशन में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं क्लोराइड, देन पाए जाते हैं सोडियम, देन देखो ये तो है सिंपल। अब मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, दैट शुड नॉट बी ट्राई टू राइट, बट यस समझाने के लिए, जैसे कैल्शियम हो गया, सल्फेट हो गया, कुछ कार्बन CO3 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, H2CO3 हो गया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीडिफिकेशन हो जाता है, ओशन ऑक्सीडिफिकेशन हो जाता है, बिकॉज जो हमारा बेसिक मटेरियल है ओशन वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है। समझ में? देखो वैसे हमारे रियल pH जो है ऑक्सीजन ओशन की 8 पॉइंट समथिंग रहती है, हमेशा से ऐसे रहा है, तो 8 पॉइंट रही है। अगर मान लीजिए इसमें से एसिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो ये 7.3, 7.4, 7 भी पहुंच सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 और 5 पहुंच जाए जो आपके ब्लड में पाया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये यू मेंटेन की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे कम होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ मीन बाय द ओशन एसिडिफिकेशन। इट लार्जली occur due to the high absorption of the nitrogen based acidic compound. is it नंबर सेकंड में बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ सी ग्रासेज जो रिड्यूस कर सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन। किस तरीके से मान लें, अगर ये कम करना भी हो तो क्यों करेंगे? देखो जब सी ग्रासेज है वो जो है न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट वो ऑब्जर्व करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है उसको भी ऑब्जर्व कर सके। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को ये ऑब्जर्व करते हैं तो नाइट्रोजन NC इस तरीके से कंपाउंड बनेगा कि जो एसिडिफिकेशन कर सकता था लेकिन वो इन प्लांट ने यूज़ कर लिया और एक अच्छा कंपाउंड बनाया, एंड दैट इज़ यूटिलाइज फॉर द अदर बीइंग टू कंजप्ट इट एंड मेंटेन द लाइफ साइकिल और फूड वेब देयर। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सही है। ओशन रेफर टू द रिडक्शन ऑफ द pH ऑफ द ओशन ओवर एक्सटेंडेड। क्यों होता है? प्राइमरी बिकॉज ऑफ द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वहाँ पे एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन कंपाउंड जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। सी ग्रासेज हैज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द ओशन एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन। अच्छा, जो न्यूज़ में था आपकी बात, त्रवनकोर टोटवाइज न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द लार्ज फॉरेस्ट टोटवाइज ग्रोइंग अप ट्री। ओके, टोटवाइज के बारे में क्या है? आयुषन स्टेटस वल्नरेबल है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ शेड्यूल 4 में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। मिशन सागर जो है, मिशन सागर इंडियन नेवल शेयर एरावट विल डिलीवर फूड एड टू द सूडान, साउथ सूडान, डिजबूटी एंड इरिट्रिया को फूड पहुंचाने की बात की जा रही है। मिशन सागर सेकंड के तहत फॉलो द फर्स्ट मिशन सागर जो है मई जून 2020 में अंडरटेकन किया गया था। फिर इंडिया रीच आउट टू द मालदीव, मॉरिशस, सीचल्स, मडागास्कर एंड कोमोरो, जो वेनिला स्टेट भी जिसको कहा जाता है। अगर मैं इनकी लोकेशन बताऊं तो लेट्स सी। ओके, लास्ट में आपको शोले दिखाया जाएगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे आज के। द शॉपकीपर शुलपलनासेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लाई करती है? तो ये गुजरात में लाई करते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। शुलपलनासेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्टेड एरिया गुजरात के अंदर जो वेस्टर्न सतपुरा रेंज में पाया जाता है। इट शेयर द कॉमन बाउंड्री विद द मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इट कंपासेस मिक्स ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, यहाँ पे चाय पाया जाता है। रिवराइन फॉरेस्ट, फ्यू पॉकेट मोस्ट टीक फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर फील्ड एंड 2 वाटर रिजर्वर यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडिजन प्रोजेक्ट। इंडिजन प्रोग्राम की बात करें तो ये CSIR के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें जितने भी हमारे डाइवर्स एथनिक ग्रुप हैं उसका डेटा कलेक्ट करने की बात की गई थी। एंड इसका मतलब यही है कि जो भी एक पर्टिकुलर रेस ऑफ द पीपल कुछ प्रॉब्लम कैरी करते हैं तो उसका सोल्यूशन निकाल सकें, मेक श्योर कि रिसर्च किया जा सके, तो इसका मेन एम था। लेट्स सी। इंडिजन प्रोग्राम एम है कि अंडरटेकन हुज जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 ऑफ इंडियन टू डाइवर्स एथनिक ग्रुप से हमें डेटा लेना। ह्यूमन जीनोम डेटा शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द pharmacogenomics variation so that the Indian population optimizing therapy and minimizing adverse event can be taken place। ये CCR के द्वारा किया गया है। तो यस, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जीनोम फॉर द पब्लिक हेल्थ इन इंडिया प्रोग्राम CSI द्वारा इनिशिएट किया गया 2019 में। इसका मेन एम था कि हम जीनोम सीक्वेंस एथनिक ग्रुप को अपनी कंट्री के हिसाब से किया जा सके। ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे दवाई बनती है तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जो बेस्ट सूटेड ऑप्टिमल क्वांटिटी है वो लिया जा सके। ह्यूमन जीनोम डेटा शुड बी यूटिलाइज फॉर द प्रायोरिटाइजिंग द दीज रिसर्च एंड नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जिस तरीके से अभी फार्म बिल के ऊपर विवाद से छिड़ा हुआ है तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या चीज़ अवेलेबल है इन द हैंड ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सेंटर। तो यही है इसमें मेन चीज़ क्वेश्चन है। इन पार्लियामेंट तो पहली बात तो मैं वैसे ही बता दे रही हूँ क्या है। पहली बात तो सेंटर जो है नहीं स्टेट जो है हाई कोर्ट में जा सकता है एज पर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज पर द आर्टिकल 131। ठीक है, ओरिजिनल जुडिक्शन। नंबर सेकंड थिंग ये है कि जो भी प्रोविज़न है सेंट्रल लॉ के
प्रेसिडेंट की कंसेंट से वो अपने स्टेट में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। स्टेट कैन अमेंड द सेंट्रल लॉ enacted under the concurrent list subject to the condition that provision dependent to the parliament act will have to get the president assent without which they do not come into force। ठीक है, द एग्राइव्ड स्टेट जो है चैलेंज कर सकता है सेंट्रल लॉ को सुप्रीम कोर्ट में, ये भी सही है। लेकिन स्टेट कैन अमेंड सेंट्रल लॉ, ये भी सही है, लेकिन वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से होना चाहिए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली पंजाब का केस है, तो और गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसको कॉन्करेंट लिस्ट का दर्जा दी, क्योंकि ये जो एप्लीकेबल है कॉन्करेंट लिस्ट का है। वैसे भी जो हमारा एग्रीकल्चर लॉ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लॉज एंड एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर द हैंड ऑफ द स्टेट। सो हाउ जो सेंटर है कि उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। द रीज़न हेयर इज़ डैट कि रीज़न बिहाइंड दिस इंटरफेरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो द रीज़न इज़ आई टोल्ड इट अबाउट यू कि जो बिल लेकर आया गया है वो कॉन्करेंट लिस्ट जो एंट्री 33 है उसके हिसाब से लेकर आया गया है। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में फूड स्टफ की एक कैटेगरी है, उसके अंदर लेके आया गया है। देखिए एंट्री 33B इन द कॉन्करेंट लिस्ट विच कंसर्न ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के हिसाब से इसको लेकर आया गया। नेक्स्ट है सिंगापुर का टेमसाक लाइक मॉडल समटाइम न्यूज़ में रहता है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो एक बताती हूँ कि अब की बार की जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें जो है डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट लगाया गया था 1,15,000, राइट। इतना हमें करना है, करोड़ होगा शायद ये। तो बात ये थी किस तरीके से किया जाए। तो जितने भी हमारे सेंट्रल PSU है, एक उसको प्राइवेट बॉडी बनाई जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो एंड वो अपने कैलिबर IQ और सभी चीज़ को एनालाइज करते हुए वो डिसइन्वेस्टमेंट करे अपने हिसाब से, टाइम जो भी मार्केट रेट है मार्केट को ध्यान में रखते हो। तो इसका मेन एम था। लेकिन ये जो है सेंट्रल मैनेजमेंट से एक प्राइवेट बॉडी जो सेंट्रल ही खुद ही क्रिएट करेगी, लेकिन ये प्राइवेट बॉडी कम्प्लीटली न्यूट्रल होगी एंड वो फ्यूचर पास्ट पूरे एक्सपीरियंस को देखेगी एंड मार्केट कंडीशन को भी देख के एनालाइज करेगी कि क्या सही स्टेप लिया जा सकते हैं। तो बस यही है हमारा सिंगापुर टामसेक मॉडल एंड इट इज़ रिलेटेड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ, लेकिन कुछ है नहीं बताने के लिए। लेट्स सी। इकोनॉमिक सर्वे 1920 ने बैकअप किया है गवर्नमेंट मूव को कि वो एग्रेसिवली प्राइवेटाइज करे CPSE को थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्टेक, जो मल्टीप्लाई फैक्टर इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द डाइवेस्टेड कंपनी व्हाइल अनलॉकिंग कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड फॉर द बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। द साइटेड रीजन बताया गया है किस तरीके से किया जा सके। तो टामसेक होल्डिंग कंपनी इन सिंगापुर मॉडल which can be used to adopt the successful maximization of the government stake in CPSE. In the model, the government can transfer its stake in the listed of the CPSE to separate the corporate entity, which could be managed by the independent board and would be managed to divest the government stake in these. और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा देन है सिकल सेना से रिसेंटली न्यूज़ में। तो क्या है ये, तो ये एडिबल वीड है, फ्लावर ऑफ द सिकल सेना एडिबल वीड है, फ्रीली वैकेंट प्लॉट में उगाए जा सकते हैं। ये जो है पर्टिकुलरली 2 अर्बन एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे कहाँ पे जैसे, लेकिन इसकी एक अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ को हमें ये पाए जाते हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम से वहाँ पे बुलाया जाता है। तो हमारे 5 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं डेट इज रिलेटेड टू द सिंपल जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड स्ट्रेटेजी के पार्ट कह सकते हैं। गर्म हवाई की बात करें तो चिनूक इन द रॉकीज रीजन एंड जोंडा इन द साउथ अमेरिका रीजन। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फोन इन द एल्प्स रीजन में फ़ोन पाया जाता है। ओके, लेकिन ये गर्म हवाएं। ठंडी हवाएं की बात करें तो नॉर्दर्न ब्लिज़ार्ड एंड ग्रीगल में, ग्रीस में ग्रीगल पाए जाते हैं। सिरको इज लाइन द सहारा डेजर्ट में। खामसीन यू कैन इजिप्ट में कह सकते हैं। हरमटन इन द वेस्टर्न अफ्रीका रीजन। हबूब इन द नॉन डायरेक्शन है, तो बर्फ साउथ अफ्रीका में। ब्रिक फिल्डर जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। सदरली इज़ इन द सदर्न न्यूजीलैंड और द ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं। काराबुरान एंड बुरान इन द एशिया रीजन एंड हलम बोरा इन द एड्रियाटिक रीजन। मिस्ट्रैल, हेलम, लेवेंट एंड एस्टेंस, तो ये आपका यूरोप में है। ये एल्प्स जर्मनी मोर पर्टिकुलरली। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा इक्वेटर है। बात करते हैं जो ठंडी हवाएं ओशन करंट है ये। कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, कैनरी लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनरी करंट एंड ओएशो करंट सारी की सारी वेस्ट में लाई कर रही है। बात करते हैं सदर्न की, तो पेरू, बेंगुला
एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नो की नो जो है ठंडी ओशन करंट आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं ओगलस का किस तरीके से डायरेक्शन, ओगलस जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है एंड यहाँ पे एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड तैयार होता है। फिर बाद में ये जो ऑस्ट्रेलिया के भी साउथ हो जाती है, ठीक है। एक हमने पढ़ा था गल्फ स्ट्रीम जो है सबसे लार्जेस्ट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल कैनेडी गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ ये बढ़ते हुए आगे नॉर्वेजियन करंट में मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसका ये आपको रूट पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट करंट होती है। बात करते हैं डेजर्ट की, कहाँ कहाँ पे कौन सा डेजर्ट पाया जाता है। ठंडे डेजर्ट की बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, देन अफ्रीका, देन एशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया पे हम चलते हैं, यही रीजन रहता है। तो बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की तो ग्रेट बेसिन कोलोराडो प्लेट्यू एंड बात करते हैं साउथ अमेरिका की तो पटागोनिया डेजर्ट एंड एशिया में बात करें तो गोबी, टकलकलाम, काराकुम एंड क्रिजकलकुम, ये हमारे ठंडे डेजर्ट है। बात करते हैं गर्म डेजर्ट की तो अगेन नॉर्थ अमेरिका सोनोरन, मोजावे, चिचुहान एंड इन द साउथ अमेरिका रीजन अटाकामा डेजर्ट इन द पेरू एंड द चिली रीजन एंड बात करें यूरोप में कोई डेजर्ट ऐसा नहीं पाया जाता है। बात करते हैं अफ्रीका की तो सहारा डेजर्ट, अरेबियन थार डेजर्ट, नामिब, कालाहारी इन द अफ्रीका रीजन। बात करें ये हम ऑस्ट्रेलिया रीजन की तनामी, ग्रेट सैंडी गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टम्पसन स्टोरी एंड सिम्पसन डेजर्ट लाइज इन द वेस्ट ऑस्ट्रेलिया रीजन। ओके, बात करते हैं कोल्ड विंड एंड वार्म विंड की तो कंट्री ग्रीस में ग्रेगल, इटली में टोरमेटन एंड रेड्रेटिक में बोरा जो हम बता चुकी है, एल्फ में फोन, टोकी, चिनूक, सैंडीज में जोंडा पाया जाता है। हाई कोल्ड विंड लैंड में कहाँ पे जैसे साइबेरियम, बुरान, कैनम, ब्लिजार्ड ठंडी हवाएं हैं। वार्म विंड डेजर्ट सहारा में सिरक्को, इजिप्ट में खमसीन, लीबिया में गिबली एंड गल्फ ऑफ गुइना में हरमटन है। हमारी कंट्री में किस तरीके से ये ऑर्डर है यू कैन सी हेयर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन की तो डुरांड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड, 49th पैरेलल यूएस एंड कनाडा, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना, मिगनॉट लाइन फ्रांस एंड जर्मनी, 38th पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, ओडेनिस लाइन को भी पूछा नहीं जाने के चांसेस है। रेड क्लिफ जो है इंडिया एंड पाकिस्तान, 17th पैरेलल इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम्ड बाय द पाकिस्तान। एस्किमोज जो है ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, अलास्का एंड नॉर्थ साइबेरिया एस्किमो पाए जाते हैं। और एल्यूटस अलास्का, ट्रिगिस सहारा, इंडिया ट्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेजन बेसिन, पिग्मीज कोंगो बेसिन जायरे रीजन में, होसा जो है नॉर्थ नाइजीरिया, हाइनस जापान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोरिस न्यूजीलैंड, हॉटनटोट्स हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका, इल्बिनाज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, कलमुख जो है सेंट्रल एशिया में, बुरियाक सेंट्रल एशिया अगेन, योकोहयो साइबेरिया रीजन, बर्बर नॉर्थ अमेरिका एंड मोएस इन द म्यांमार रीजन। बात करते हैं लपास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री में, चुकची जो है नॉर्थ साइबेरिया में पाए जाते हैं, बुडेन सहारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिंडेबू और ओरिजिनल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, गोभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोभी डेजर्ट, गोभी मंगोलिया में पाए जाते हैं, मसाई इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, एटा जो है फिलीपीन में, टपेरियो पपुआ न्यू गिनी, फुलानी वेस्टर्न अफ्रीका में, गुल्लू साउथ अफ्रीका में, किर्गिज जो है एशियाटिक स्टेपीज में, काजाख्स्तान में, रेड इंडियन इन नॉर्थ अमेरिका, लेकिन इंडियन ट्राइब इज इन द अमेजन फॉरेस्ट ऑफ द ब्राज़ील एंड समोइडिया साइबेरिया, गुइका है अमेजन फॉरेस्ट एरिया, सिमा जो है ईस्टर्न मात्रा में पाया जाता है जो इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके, बात करते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे टेम्प पाए जाते हैं फॉरेस्ट वगैरह। तो लेट्स सी, हॉट वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, मानसूनल फॉरेस्ट सूडान, हॉट डेजर्ट चाइना टाइप, स्टेपे टाइप, मेडिटेरियन टाइप एंड लोरेंशियन, साइबेरियन एंड ब्रिटिश टाइप, जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, that is the last thing that I wanted to show you the whole things regarding the rivers and rivers के बेसिन। बात करते हैं आज साउथ की रिवर को देखते हैं। साउथ की रिवर में बात करूँ गोदावरी के नीचे ये सारा एरिया में साउथ में बताने की कोशिश करूँ। वगाई रीजन यहाँ पे है, कावेरी तमिलनाडु एंड कुछ पार्ट ऑफ द केरला एंड कर्नाटका। देन है पोइनियार रिवर इन द रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, पेन्नार अगेन आंध्र प्रदेश, अदर हो गई। कृष्णा रिवर का डेल्टा यहाँ पे है जो महाराष्ट्र पूरा कवर करते हैं एंड कर्नाटक कुछ पार्ट। बात करते हैं गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर जो है पूरा का पूरा महाराष्ट्र के बाद है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये कवर करते हैं एंड नगवली हेयर महानदी जो है उड़ीसा का पार्ट है। नर्मदा यहाँ पे गुजरात एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र रीजन, माही, साबरमती, गंगा। ओके, ये हमारी बात हो गई सारी की सारी जो बेसिन पाए जाते हैं, रिवर बेसिन इन द साउथर्न रीजन। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।